आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का 9th चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में मैंने आपको IUPAC नेमिंग के बारे में बताया था। कोई भी कम्प्लेक्स दिया हो उसका आप IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बढ़िया से बताया था। फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी किसी किस्म की दिक्कत रह जाती है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में कमेंट करें और अपने समस्या को शो करें ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में दोस्तों, जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी यानी कि संयोजकता आवरण सिद्धांत, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VBT बोलते हैं, VBT वैलेंस बैंड थ्योरी, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वैलेंस बैंड थ्योरी को हम एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ते हैं। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, CR यानी क्रोमियम, NH3 यानी कि एमीन, होल 6 3+, ठीक। और ये आपके सामने कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका अगर हम IUPAC नेम आपसे पूछे तो आप इजी वे से बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग वैलेंस बैंड थ्योरी की सहायता से कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड जो दिया रहता है, उस कम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कम्प्लेक्स कंपाउंड का निकाल पाते हैं कि वह जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है कैसा है। मतलब उसका चुंबकीय गुण हम पता कर पाते हैं, पारामैग्नेटिव है यानी कि अनुचुंबकीय है, या फेरोमैग्नेटिव है यानी डायमैग्नेटिव है, ठीक। या हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो हमारा जो कम्प्लेक्स है वह किस प्रकृति का है। कहने का मतलब उसका रंग वह रंगीन है कि रंगहीन है, ये भी हम पता कर सकते हैं VBT के माध्यम से। हम लोग उसका हाइब्रिडेशन यानी कि प्रसंकरण भी हम निकाल सकते हैं। ये सभी जितने भी टॉपिक हैं, आपको ये जितने भी मैंने आपके सामने बातें की, प्रसंकरण, फिर ये निकालना कि उसका आप कैसे आप मतलब इसमें जो है आने वाले, अब जो बताने वाला हूँ मैं, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखना है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप 10th क्लास में सीखे होंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको इसमें सेंट्रल मेटल एटम को देखना पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम इसमें कौन है, ये है। ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है। और लिगेंड ये है एमीन, ठीक है, क्या है, लिगेंड। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या होगा +3, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्रोमियम को हम X मानेंगे, अमोनिया एमीन NH3 का 0 होता है, 0 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इक्वल में +3 है तो +3 ही बच जाएगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ, +3। कहने का मतलब कि क्रोमियम पे +3 चार्ज है। ठीक है, क्रोमियम पे क्या है, +3 चार्ज है। CR जो है यानी क्रोमियम, इस पे कौन सा चार्ज है, +3। अब दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं निकाल के बताऊं, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये बच्चों की जानने की चीज़ें हैं, यानी कि उन बच्चों की जो 9th 10th में पढ़ते हैं वे भी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते हैं। और आप लोग तो तेज़ हैं ही, आप लोग निकाल लीजिएगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, सिंपल क्रोमियम का, तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोमियम का। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो आपको मिलेगा, अंत में क्या मिलेगा, 3d5 और 4s1। अब ये क्रोमियम का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसकी सहायता के आधार पर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की सहायता के आधार पर, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 24 थे तो यहाँ पे 3d5 4s1। लेकिन इस वाले कंपाउंड में जो हमारा क्रोमियम मिल रहा है, उस क्रोमियम में +3 चार्ज है। प्लस का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, मतलब कि दे दिया है। तो इतना इलेक्ट्रॉन
क्रोमियम से निकल गए तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन को हम घटाएंगे, तो पहले लास्ट वाले कक्षक से घटाते हैं, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और बचा 2, तो 2 को हम कहाँ से घटा लेंगे, डी से, तो 5 में से 2 घटा लेंगे तो 3। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। क्या पहले आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरली आप जब निकालिएगा तो 3d5 होगा अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 1s2 2s2 3s2 इस तरह करते करते जाएंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या होगा, 3d5 होगा। फिर हम इस वाले जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है यहाँ पे हम क्रोमियम को देखते हैं, तो क्रोमियम पे +3 चार्ज है। +3 चार्ज का मतलब कि क्रोमियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हम घटाएंगे, तो पहले अंत वाले कक्षक से मतलब अंत वाले जो ऑर्बिट है वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, तो यहाँ से जब 1 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो 0, और फिर बचा 2 तो 2 इससे घटा लेंगे, तो ये हो गया हमारा Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ तक हमने समझ लिया। ठीक है, आपको ये भी समझना है 2 चीज़ें। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, लिगेंड भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की श्रेणी में आता है CO और CN-, ये आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मजबूत प्रबल लिगेंड कौन कौन होता है, CO CN। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब आप इसका बॉक्स बनाते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा कि S-P-D-F, S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 जाते हैं, P में 6 जाते हैं, D में 10 जाते हैं, और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ पे S में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये सब आप 11th में पढ़े हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि S में एक बॉक्स होता है। चूँकि एक बॉक्स में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता है, एक बॉक्स की। यहाँ पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जाने के लिए 3 बॉक्स चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जितना S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके आधा बॉक्स होता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसके आधा बॉक्सों की संख्या आधी होती है। इसमें अगर 10 है तो इसमें कितने बॉक्स होंगे, इसमें होंगे आपके 5। ठीक है, और इसमें कितने होंगे, 7 होंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। 1 2 3 4 5 6 एक साथ दे दीजिए, ये आप अलग से रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम देखते क्या है कि यहाँ पे क्रोमियम सेंट्रल एटम है और NH3 क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड क्या करता है, लिगेंड का काम होता है कि लिगेंड जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे के जुड़ता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे के जुड़ता है। तो यहाँ पे 6 अमोनिया है, तो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दे के क्या करेगा, जुड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले बॉक्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे Cr+3 का हम बॉक्स बनाते हैं, तो D के लिए, D में कितने बॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे देखिए D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने, 1 2 3 4 5, ये 3D है। ठीक है, और 4s, ये है 4s। तो S में कितना ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है। उसके बाद 3D 4s, उसके बाद क्या आएगा, 3p आएंगे। क्या आएगा, 3p नहीं 4p आएगा। 1 2 4p आएगा। क्या आएगा, 4p। हमने देखा 3D 4s, उसके बाद 4p आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, 4p आएगा, उसके बाद 4d आएगा। तो पहले बॉक्स बना लेंगे। P में 3 बॉक्स होता है, क्यों, क्योंकि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो उसका आधा कितना होगा, 3, तो 3 बॉक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए D में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखिए D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इलेक्ट्रॉन, ये नियम है 11th में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरता है। ठीक है, उसके बाद उसका पेयरिंग होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक कर भर देंगे। इस बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, इस बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, इस बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रोमियम का 3D का 2 ऑर्बिटल खाली है, 4s में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी ऑर्बिटल खाली है, और 4p में भी 3 ऑर्बिटल खाली हैं, 3 बॉक्स खाली है। तो इन बॉक्स को भरने का काम कौन करता है, तो इन बॉक्स को भरने का काम ये भाई साहब करते हैं, लिगेंड। लिगेंड ही सेंट्रल एटम को क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे के क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे कितने
अमोनिया है, 6 है, तो इसके लिए 6 बॉक्स की आवश्यकता है। ठीक है, NH3 ये जो हमारा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की श्रेणी में नहीं आता। आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, CO और CN। तो CO CN तो नहीं है, NH3 है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है NH3, ठीक है, तो ये वीक लिगेंड है। तो आपको ये समझना है कि ये जो है NH3 6 बॉक्स में जाएंगे, 6 क्या कहेंगे, 6 खाली ऑर्बिटल को ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे। तो उसके लिए चाहिए एक यहाँ जाएगा NH3, एक जाएगा यहाँ पे, एक जाएगा यहाँ पे, एक जाएगा यहाँ पे, एक जाएगा यहाँ पे, एक जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार ये संकरित होकर, ठीक है, ये इस प्रकार संकरित होकर संकरित होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार ये हाइब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिडाइज होके मतलब किस प्रसंकरण का निर्माण करेंगे, तो आप देखें इसमें D का मतलब प्रसंकरण में संकरित होने में कौन कौन सा हिस्सा भाग ले रहा है। तो देखिए D का 2 1 2 ऑर्बिटल, S का कितना 1 ऑर्बिटल और P का कितना 1 2 3 ऑर्बिटल, P का 3। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसका प्रसंकरण क्या होगा D2sp3, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा और आपको कहेगा कि वैलेंस बैंड के सिद्धांत पे आप इसका प्रसंकरण निकालें। तो आप प्रसंकरण निकाल लेंगे। प्रसंकरण निकालने के लिए आपको क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु निकालना है, उसका आवेश देखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उस प्रकार उसके बाद बॉक्स बैठाएंगे। उसके बाद देखेंगे ये लिगेंड जो हैं, इस लिगेंड को हम फुलफिल करेंगे खाली ऑर्बिटल में, खाली बॉक्स में। तो यहाँ 6 थे, तो 6 खाली बॉक्स है, तो 6 में ये जाएंगे, हमारा NH3 क्या होगा, जाएगा और इसको फुलफिल करेगा। तो कहने का मतलब ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, ये जो हमारा खाली ऑर्बिटल था, इसमें कौन आया जी, इसमें हमारा आया किसके इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आया हमारा लिगेंड के, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये संकरित हो रहा है और क्या बना रहे हैं, D के 2, S के 1 और P के कितना 3। तो इस प्रकार इसका प्रसंकरण कितना हुआ, 3 हुआ, यानी इसका प्रसंकरण हुआ D2sp3। अब हम आगे बात करते हैं कि ये कैसी प्रकृति की होगी, ये अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है ना। तो आपको एक बात याद रखना दिमाग में कि अगर किसी मतलब कि अगर आपको इधर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, अगर आपको इधर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित, अकेला, किसी बॉक्स में अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाई देता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, तो वह जो है वह कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है, अनुचुंबकीय। तो यह इस वाले में हम देखते हैं कि ये वाला बॉक्स सब में तो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होंगे। अगर पेयर्ड अप होता, युग्मित होता, अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय और युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो किस प्रवृत्ति को होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय, यानी कि आपका पारामैग्नेटिक, ठीक है। अब आपको समझना है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। उससे भी पहले हम देखते हैं कि क्या ये रंगीन होंगे या रंगहीन होंगे, ठीक है, इसको हम देखना है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको कहीं दिखलाई देता है तो वह अनुचुंबकीय होगा और साथ साथ क्या होता है, रंगीन होता है। अगर जोड़ा दिखलाई दे रहा है लेकिन अगर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखलाई दे रहा है तो वह जो कॉम्प्लेक्स है अनुचुंबकीय होगा और रंगीन होगा। ये क्लियर है। अब पूछ देता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, क्या, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू बराबर √n × n+2। यह जो n होता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इस वाले में देखिए, आप इस बॉक्स में देखिए कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। कितने, 3। तो n का वैल्यू कितना होगा, 3। तो √3 × 3+2। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा उसको आंसर हम BM में रखेंगे, ठीक है ना, बॉर मैग्नेटन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप इसकी
आकृति भी निकाल सकते हैं, यानी कि ये कैसा शेप का होगा। तो D2sp3 हो, आपको याद रखना है D2sp3 हो, यानी कि 2 3 और 3 6। तो जब इस तरह का हो D2sp3 तो उसकी संरचना होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। किस तरह? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसका, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब हुआ अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ठीक है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कैसा होता है? तो ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका Cr बीच में सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे NH3 होगा एक, 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 ठीक है, और एक NH3 यहाँ पे होगा, एक NH3 यहाँ पे होगा। तो ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने देखा कैसे कि वैलेंस बैंड की थ्योरी के आधार पे हम क्या क्या निकाल दे रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या क्या निकाल पा रहे हैं। तो हम निकाल पा रहे हैं कि उसका प्रसंकरण क्या होगा, ठीक है, वह मतलब उसका गुण, मतलब कि वह चुंबकीय अनुचुंबकीय है, यानी कि उसका चुंबकीय गुण की व्याख्या कर पा रहे हैं कि वह अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। तो अनुचुंबकीय जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। रंगीन जब सिंगल हो, अगर रंगीन नहीं होगा, जोड़ा होगा यानी कि युग्मित होगा, तो वह रंगहीन होगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर हम क्या निकालेंगे, √n × n+2। तो n क्या, तो n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है? तो टोटल 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। तो n की जगह पर हम 3 रखेंगे, उस प्रकार जो मान निकालेंगे वो Bm में होगा, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी निर्धारित करेंगे। अगर D2sp3 होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। ये 11th की चीज़ है। कितनी 11th की चीज़ें आपको 12th में कवर की जाए, ये 11th की चीज़ें हैं। D2sp3 होता है वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। sp3 होगा तो क्या होगा, sp3 होगा तो आपका होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिए। तो ये क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक बात और आपको समझना है, ये जो है आपका वीक लिगेंड है। ये क्या है? आपका वीक लिगेंड है, ठीक है। ये दो लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर यहाँ पे वीक लिगेंड की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो क्या होगा, इसको आपको समझना है। ये तो वीक लिगेंड था तो इस आधार पे चलेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो वहाँ पे आपको ये करना है। देखिए वीक, अगर कोई भी कमज़ोर, मतलब ऐसा मेहमान आपके घर में आए जो मतलब बार बार आता हो, यानी जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, तो उसके लिए हम कोई इंतज़ाम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वहाँ पे जहाँ खाली है आप वहाँ पे पड़े रहिए, ठीक है। तो ये जो है NH3 ये वीक लिगेंड के अंतर्गत आता है। और ये जब इसके साथ जुड़ता है तो Cr में जो खाली ऑर्बिटल होते हैं वहीं पे NH3 जाता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, यानी कि कोई खास मेहमान आ जाए, तो आपको इंतजाम करना पड़ता है, आपको जगह खाली करना पड़ता है, उसको जितना चाहिए जगह खाली करना पड़ता है। तो आपको जगह खाली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर्ड अप होना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि एक ही घर में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आ जाए, और हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पेयर्ड अप होता है, यानी कि ये पीछे आ जाते हैं, अपना इधर स्थान ग्रहण करते हैं और आगे खाली करते हैं, ताकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जाके वहाँ पे फुलफिल करे, वहाँ पे जाके भर ले, ठीक है। आगे जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वहाँ पे ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए आप लोग चिंता ना करें, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे एक कंपाउंड दिखलाई दे रहा है, इसमें हमारा लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। ये आपकी जो डाउट है ये मैं क्लियर करूँगा कि मैं बार बार आपको वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस एग्जांपल से वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, हमको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम लेना है, और सेंट्रल एटम क्या है, हमारा Fe है। Fe क्या होता है, 26। इसका जब अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरली लेंगे तो क्या होता है, 3d6 और 4s2 ये होता है, ठीक है, ये जनरली। लेकिन इसमें Fe पे कोई चार्ज है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो Fe का जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो दोस्तों Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा +3। क्या होगा, +3, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो +3 का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन हमको घटाना है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, तो एक यहाँ से 2 घटेगा, 2 है तो, और फिर एक यहाँ से घटेगा, टोटल क्या हुआ 3d5 4s0। अब हम क्या करेंगे, इसका डब्बा बनाएंगे। तो D के लिए कितना डिब्बा बनाना है, तो आप सभी जानते हैं कि D के लिए आपको बनाना है 5 डिब्बे, क्या 3D, इसके लिए 4s, S के लिए कितना बनाना है 1, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है,
4p, पी के लिए कितना डिब्बा बनाना है, 3 डिब्बा बनाना है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी डिब्बा खाली नहीं है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे खाली ऑर्बिटल में Cn जाता है। ठीक है, तो जब Cn जाएगा, Cn जो हमारा लिगेंड है खाली ऑर्बिटल को क्या करता है, फुलफिल करता है, वहाँ पे जाके वह जुड़ता है। ठीक है ना, तो अब Cn जो है जाएगा, तो Cn जब जाएगा तो ये क्या है, प्रबल लिगेंड है। और जब प्रबल लिगेंड आ जाए, जब कोई दमदार आदमी आ जाए, तो वह क्या करता है, वह चाहता है कि मेरा रूम खाली हो जाए। ठीक है ना, यानी वह चाहता है कि मेरा स्पेस खाली हो जाए। अगर कोई प्रबल चीज़ आ जाए तो वह क्या करता है, उसके सामने से मतलब कि उसको रहने के लिए लोग जगह दे देते हैं। अगर कोई दमदार व्यक्ति आ जाए, यानी कि कोई पावरफुल व्यक्ति आ जाए, तो उसको रहने के लिए लोग जगह दे देते हैं। अपने सोचते हैं कि मैं कंजस्टेड होकर रह लूँ, लेकिन उसको बढ़िया से रखना है। तो अब Cn जो है क्या करेगा, 6Cn इसको देगा। तो उससे पहले इसमें क्या होगा कि ये अब भागना शुरू करेंगे, और भाग के क्या करेंगे, एक बॉक्स में जाएंगे। तो हमको ये पता है कि एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो ये जो है, ये मान लीजिए कि ये यहाँ गया, ठीक है, ये यहाँ गया, ये यहाँ, मतलब आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ जब आगे बढ़ेंगे तो एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर ये दोनों एक में आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। तो हमारा ये जो 3D है, इसमें हमने देखा क्या हुआ, पेड अप हो रहा है, यानी कि युग्मित हो रहे हैं। किसके आ जाने के कारण, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के आ जाने के कारण। वीक लिगेंड में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कमज़ोर व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके लिए कोई जगह खाली नहीं करता है। लेकिन ये प्रबल लिगेंड है, प्रबल व्यक्ति, अगर कोई मजबूत व्यक्ति जाए तो उसके लिए लोग जगह खाली करते हैं। तो इसके लिए जगह खाली कर दिया गया। 4s है, यहाँ पे भी एक जगह खाली है, और 4p जो है यहाँ पे भी जगह खाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा Cn 6 है, तो एक Cn यहाँ अटैक करेगा, एक Cn यहाँ जाएगा, एक Cn यहाँ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा खाली ऑर्बिटल कितना हुआ। तो D का 2 हिस्सा संकृत हो रहा है, S का कितना हिस्सा, 1 हिस्सा, और P का कितना हिस्सा, 3 हिस्सा। यानी इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा संकरण क्या हुआ जी, प्रसंकरण हमारा निकल रहा है, प्रसंकरण हुआ, हाइब्रिडेशन हुआ D2sp3। तो इस प्रकार हम प्रसंकरण निकालिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अब अगर D2sp3 हुआ तो इसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगी, तो ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय होगी। ये आपको रखना है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, इस तरह होता है, बीच में मेटल होता है। ठीक है, तो बीच में क्या है हमारा, Fe है, अगल बगल क्या है, Cn है, Cn है, Cn है, Cn है। ठीक है, और एक ऊपर से आएगा Cn। ठीक है, और एक नीचे ऐसे आएगा Cn। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रिंग, और इस पर क्या करते हैं, इस पर जो भी चार्ज होता है उसको हम लिख देते हैं। इसके पहले वाले कंपाउंड में चार्ज को नहीं दर्शाया गया था, आप चार्ज को दर्शा लीजिएगा। ये 3- है तो उसको ऊपर लिख देंगे। तो इस प्रकार इसका क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब हम देखेंगे कि ये कैसा है, इसका चुंबकीय गुण पता करेंगे। तो देखेंगे क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा है, अनुचुंबकीय हुआ, अनुचुंबकीय हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या यह रंगीन है कि रंगीन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो रंगीन, अगर पेयर्ड अप हो, जोड़ा हो तो रंगहीन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, ये रंगीन है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, यानी म्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, होता है √n × n+2। तो वही, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, उसके पहले वाले में 3 था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है। तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 और 1+2, यानी क्या हुआ, √3bm। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब चलिए इसका आगे एक एग्जांपल और देके मैं आपको समझाता हूँ। इस वाले कंपाउंड का बैलेंस बैंड थ्योरी के आधार पे हम लोग सब निकालते हैं, प्रसंगन निकालेंगे, नेचर निकालेंगे। ठीक है, पता करेंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पता करेंगे कि रंगीन होगा कि रंगीन होगा, निकाल लेंगे। आप सभी जानते हैं निकेल का सेंट्रल मेटल एटम है, परमाणु संख्या कितना होता है, कितना होता है, स्केडियम, टिटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल 28 होता है। कितना होता है, 28। इसका जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, 3d8 4s2। यही होता है दोस्तों इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अगर नहीं आता है तो आप लोग सीख लें,
ये बहुत ज़रूरी वाली चीज़ है। अब इसमें आप 12th में आ गए हैं, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। निकेल, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d8 4s2। अब हम इस पर देखते हैं इसका चार्ज कितना होता है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आप सभी अनुमान लगाइए, -1 -4 उधर गया +4 और -2 कम हुआ तो +2, ठीक है। तो Na पे क्या होगा जी 2+ चार्ज होगा। अब यानी कि प्लस का मतलब 2 घटा देना है, तो 3d8 आप 4s में घटाएंगे, 2 घटा देंगे 0। अब इसके लिए D के लिए कितना डिब्बा लिखना है, D के लिए 5, 1 2 3 4, 1 5, ठीक है। S के लिए हमको क्या लिखना है 1, उसके बाद P के लिए कितना लिखना है 3 लिखना है, तो 1 2 3, ठीक है। 3D ये है, ये हमारा 4s है और ये हमारा क्या है 4p है, ठीक है। P में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आगे निकल रहा है। तो अब देखिए निकेल में D के पास कितना है 8 है, तो एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। अब हमारा CN जो है अब यहाँ पे आएगा, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा। तो अब कैसे जुड़ेगा हम देखते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम CN है, CN क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपको क्या करना है, ये जो इसके मतलब सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे पेयर्ड अप होते हैं, क्या होते हैं पेयर्ड अप होते हैं। अब ये तो पेयर्ड अप है, ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा। अब खींचने के बाद क्या होगा, खींचने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये बच गया, ठीक है, ये बच गया, ठीक है। हमारा P भी तीनों बचा है, तीनों P बचा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हमारा इस 1 2 3 4 5, अब देखिए नीचे कहने का मतलब हमारा CN क्या है 4 है, तो CN जो है 4 है, एक यहाँ पे अटैक करेगा, फिर एक यहाँ पे अटैक करेगा, और एक यहाँ पे अटैक करेगा, और एक यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अब देखिए संकरित होकर क्या बना रहे हैं, अब संकरित होके देखिए, संकरित होके D का 1, S का 1 और P का 2, DsP2, क्या दोस्तों DsP2। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो प्रसंकरण है, हमारा जो प्रसंकरण है वह क्या है, हमारा प्रसंकरण है DsP2, क्या DsP2। और जब DsP2 हो, जब प्रसंकरण DsP2 हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको 11th से पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे आप लोग, उसको देखें। अगर जब प्रसंकरण DsP2 हो तो उस अवस्था में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि संरचना क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए टेट्राहेड्रल होता है sp3 का, और DsP2 जो है उसके लिए होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, यानी इसका हिंदी होता है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, ठीक है। वर्ग समतलीय का मतलब कि ठीक है दोस्तों, इस तरह होता है वर्ग समतलीय। तो इसमें बीच में निकेल है और अगल बगल क्या है CN है, CN है, CN है, CN है, ये है वर्ग समतलीय, ठीक है। अब इस पे देखेंगे कोई चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, इसको लिख देंगे। ये हमारा हुआ इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमको पता करना है अनुचुंबकीय कि लौह चुंबकीय। तो आप देखिए ये जो है हमारा, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे सभी जोड़े में है। तो जब सभी जोड़ा में है तो आप समझ सकते हैं अनुचुंबकीय नहीं होगा, ये क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये कैसा होगा, इसका चुंबकीय गुण होगा प्रतिचुंबकीय। अब देखिए ये पेयर्ड अप है, युग्मित है, तो रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, तो ये होगा रंगहीन। क्या होगा रंगहीन, ठीक है दोस्तों। अब हम निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो फार्मूला वही होता है n × n + 2, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों n की जगह पर यहाँ पे क्या है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यानी कि n का मान 0, तो 0 + 2 यानी क्या होगा √2, ठीक है, इतना बोर मिनट। तो दोस्तों सॉरी इसका होगा टोटल 0 होगा, 0 से ही गुना कर देंगे तो क्या होगा 0 बोर मिनटम Bm, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग वैलेंस बैंड थ्योरी की सहायता से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग निकाल सकते हैं, प्रसंकरण निकाल सकते हैं,
स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, चुंबकीय गुण बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं कि वो हमारा जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है रंगीन है कि रंगीन है, ये भी बता सकते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण बता सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं 2 कम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहा हूँ, आप लोग उसको घर से करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले इसको आप लोग नोट कर लें, इसको आप लोग नोट कर, कंपाउंड से 2 कम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप लोग बनाइएगा NiCO4, ठीक है, एक है आपका K4 FeCN6। इस सब का आपको क्या क्या निकालना है, इसका आपको प्रसंकरण निकालना है, इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है, इसका आपको ये भी बताना है कि ये जो है हमारा रंगीन होगा कि रंगीन होगा, आपको ये भी बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो ये सभी जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस सभी कम्प्लेक्स कंपाउंड का ये सभी चीज़ आप लोग निकालिएगा और निकाल के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9097465395। तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।